नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 5 सितंबर 2022 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो दोस्तों, प्रश्नों को शुरू करने से पहले एक विशेष सूचना है कि जैसा कि आप लोग हर सप्ताह आर्थिकी सत्र में साप्ताहिक आर्थिकी सत्र यानी 27 अगस्त से 2 सितंबर तक की आर्थिकी सत्र, जो कि हर बुधवार को हुआ करता था, अब यह प्रत्येक सोमवार को रात 8 बजे से लाइव होगा। तो आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। और दोस्तों, अभी तक अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, प्लीज़ आप लोग इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। दोस्तों, दूसरी जो महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आप लोग एकदम जान चुके हैं, एनसीईआरटी फंडामेंटल, जो कि आपके संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी की आधारशिला है। तो यह 3 महीने का निःशुल्क कोर्स है। इसके लिए आप लोग लिंक दिया गया है, उस पर जा करके बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप को डाउनलोड करें और फिर जो है वहां पर आपको लाइव सेशंस, स्टडी नोट्स और साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी मिलेगा। और दोस्तों, यह 3 सितंबर से शुरू कर दिया गया है, तो इसे भी जरूर देखें। अब बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। यहां पर दिया गया है पहला प्रश्न, चुंदन वल्लम, इरुट्टुकुथी वल्लम और ओडी वल्लम किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों, यहां पर दिया गया है ए में केरल की पारंपरिक नाव दौड़, कथकली या कावादियाट्टम या कुचिपुड़ी। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका उत्तर होगा, यह केरल की पारंपरिक नाव दौड़ है। तो दोस्तों, इसको नौका दौड़, यह ओणम पर्व से संबंधित है। इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, ओणम पर्व, तो इससे यह संबंधित है। नौका दौड़ को वल्लम कल्ली भी कहा जाता है, इसे ध्यान रखेंगे, वल्लम कल्ली भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यह जो है यहाँ पर यह कह सकते हैं कि यह उत्सव विष्णु के अवतार, ये भी पूछ सकता है प्रीलिम परीक्षा में, तो यह विष्णु भगवान के अवतार यानी वामन की स्मृति में अगस्त और सितंबर में यह मनाया जाता है। तो इसकी अन्य विशेषताओं में जैसे पुलिकली सुना होगा, पुलिकली, तो यह पुलिकली जो है यह इसे टाइगर डांस कहते हैं। इसी तरह से पुक्कलम फूलों का प्रबंध, ओनाथप्पन उपासना, ओणम कली रस्साकसी इत्यादि। तो इस तरह से कह सकते हैं केरल का जो कुट्टूनाट है वह नावों का देश है। तो दोस्तों, यह हमारी कला और संस्कृति के अंतर्गत आता है और इससे संबंधित ये जो नेहरू ट्रॉफी है यह नौका दौड़ से ही संबंधित है ही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज के द हिंदू में आया हुआ है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। मंदिर का निर्माण कारकोट वंश के राजा ललितादित्य मुक्तापीड ने करवाया था। यह भगवान सूर्य को समर्पित है और इस पर गांधार कला का प्रभाव है। तो कल्हड़ द्वारा लिखित राजत रंगणी में इस मंदिर की भव्यता का वर्णन है। तो यह किस मंदिर का वर्णन किया जा रहा है यहाँ पर? तो कोणार्क सूर्य मंदिर, नवलखा मंदिर या मार्तंड सूर्य मंदिर या सूर्यनार कोविला। तो दोस्तों, यहाँ पर उत्तर होगा मार्तंड सूर्य मंदिर। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत में 4 सूर्य मंदिर हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह खबर भी आप देख सकते हैं आई हुई है आज के इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, सभी समाचार पत्रों में। तो भारत के सूर्य देव के 4 मंदिर हैं। यह कोणार्क का सूर्य मंदिर सुना होगा, गुजरात में मेहसाणा का मोढेरा सूर्य मंदिर और राजस्थान के झालारा पाटन का सूर्य मंदिर और कश्मीर का मार्तंड मंदिर। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कश्मीर के मार्तंड मंदिर की। तो यह कश्मीर के दक्षिणी भाग यानी अनंतनाग से पहलगाम के रास्ते में यह सूर्यदेव का एक मंदिर है। इसका नाम मार्तंड मंदिर रखा गया है। दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण कारकोटा और राजवंश के राजा ललितादित्य मुक्तापीड ने करवाया था, जिन्होंने 725 ईस्वी से लेकर 753 ईस्वी तक कश्मीर पर शासन किया था। तो यह अभी वर्तमान में यह चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? दोस्तों, इस साल मई 2022 में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ तीर्थयात्रियों ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के स्मारक मार्तंड मंदिर के अंदर पूजा अर्चना की। इसके तुरंत बाद जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं ने परिसर में नवग्रह अष्टमंगलम पूजा में भाग लिया। तो इस तरह से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि समारोह के लिए इसमें कोई अनुमति नहीं दी गई है। और 2 महीने बाद जुलाई में लोगों के एक और समूह ने मंदिर में प्रवेश किया और 1 घंटे की प्रार्थना सत्र भी आयोजित की। और दोस्तों, 2014 में एक हैदर मूवी आई थी, याद हो तो,
बॉलीवुड की मूवी थी हैदर। तो उसमें जो है यह हिंदू वर्ग काफ़ी नाराज़ था। इसमें जो गाना था बिस्मिल करके जो था, तो इस मंदिर को शैतान की मांद के रूप में इसे दिखाया गया था। तो इस पर यह काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, न्यू फंड ऑफर जिसे एनएफओ कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप पहले प्रश्न देख लेते हैं कि न्यू फंड ऑफर के संबंध में दिए गए कथनों में से कितने सही हैं, यानी एक दो सही हैं, एक सही हैं या तीनों सही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनएफओ यानी न्यू फंड ऑफर परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियां, जिसे क्या कहते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा शुरू की गई नई योजना के लिए पहली बार सदस्यता की पेशकश की है। तो दोस्तों यह जो है एनएफओ, यह जिसे न्यू फंड ऑफर कहते हैं, कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी जब कोई नई स्कीम लॉन्च करती है, याद रखिएगा, जब कोई नई स्कीम लॉन्च करती है तो उसे ही न्यू फंड ऑफर कहते हैं। तो सेबी ने म्यूचुअल फंडों के लिए हर कैटेगरी में एक स्कीम शुरू करने की इजाजत दी है। तो फंड हाउस अपने प्रोडक्ट बास्केट को पूरा करने के लिए एनएफओ लॉन्च करते हैं। तो इस तरह से एनएफओ के खुलने और बंद होने की भी एक अवधि होती है। तो यह पहला कथन तो सत्य है। एनएफओ का उद्देश्य देश भर में रुकी हुई किफायती और मध्यम आय वाली आवास परियोजनाओं के लिए अंत तक धन उपलब्ध कराना। दोस्तों यह कथन असत्य हो जाता है। दोस्तों यहाँ तीसरा कथन जो दिया है, पूंजी जुटाने के लिए एनएफओ को बाजार में उतारा जाता है। ऐसा मैंने आपको बताया ही कि इसमें सेबी ने म्यूचुअल फंडों के लिए हर कैटेगरी में यह स्कीम शुरू की है। तो दोस्तों जैसे एनएफओ के दौरान 10 रुपए का कोई भाव है, तो अब भाव पर यूनिट तय की जाती है, यानी फंड हाउस एनएफओ की अवधि में स्कीम की यूनिट्स 10 रुपए की दर से खरीदने का मौका देते हैं और एनएफओ बंद हो जाने पर निवेशक को उस स्कीम में उसके नेट एसेट वैल्यू, जिसे एनएवी कहते हैं, की दर से निवेश करना पड़ता है। तो एनएफओ के बाद स्कीम की जो एनएवी है वह बढ़ सकती है और घट भी सकती है। तो यह क्या होगा, यह बाजार की स्थितियों पर निर्भर करेगा। अब यहीं पर थोड़ा सा ध्यान रखिए कि एनएफओ और आईपीओ में क्या अंतर है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, एलआईसी ने आईपीओ जारी किया था। तो यहाँ पर समझना जरूरी है कि किसी कंपनी का आईपीओ और फंड हाउस का एनएफओ दो अलग चीजें हैं। कई लोग फंड हाउस के एनएफओ और कंपनी के आईपीओ को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई कंपनी अपने कारोबार के विस्तार या दूसरी जरूरतों के लिए आईपीओ के जरिए पैसे जुटाती है। दूसरी तरफ फंड हाउस एनएफओ में निवेशकों से पैसे जुटाकर उसे सिक्योरिटी यानी शेयर बाजार, बॉन्ड, गोल्ड आदि में लगाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें दोनों में अंतर है। यानी कई लोग फंड हाउस के एनएफओ में इसलिए निवेश करते हैं कि इसमें यूनिट की कीमत 10 रुपए होती है। उन्हें लगता है कि एनएफओ उन्हें सस्ते भाव पर निवेश का मौका देता है, लेकिन यह हकीकत नहीं है। एनएफओ बंद होने के बाद जब स्कीम की एनएवी, ध्यान रखेंगे, एनएवी खुलेगी तब वह 10 रुपए से कम भी हो सकती है। इसलिए यह सोचना गलत है कि एनएफओ आपको सस्ते भाव पर निवेश का मौका देता है। तो यह भी महत्वपूर्ण था। तो इसमें उत्तर क्या होगा, दूसरा गलत है, तो 1 और 3 यानी केवल एक कथन, केवल कथन 2, तो यानी यहाँ पर 2 कथन इसमें सही हैं। यहाँ पर केवल 2 कथन सत्य है, यानी 1 और 3 सही हैं। तो उत्तर क्या हो गया, बी हो गया। इससे संबंधित यहाँ पर द हिंदू में आई हुई खबर है, यह देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं कुर्की। यह चौथा प्रश्न है, कुर्की जो हाल ही में समाचारों में रहा। तो यह क्या है, खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य राज्यों और कुछ पड़ोसी देशों में मुख्य रूप से निर्माण और घरेलू क्षेत्रों में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों की निगरानी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रणाली है। दोस्तों यह गलत है। किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान की सरकारों द्वारा अपनाई गई प्रशासनिक प्रक्रिया पर सामान्य व्यवस्थित कानून, यह भी गलत है। बिना किसी भौतिक धन को वास्तव में स्थानांतरित किए बिना धन स्थानांतरित करने का एक अनौपचारिक एवं अवैध तरीका, यह भी गलत है। एक किसान की जमीन की कुर्की जो पहले से ही ऋण देने वाली संस्था या व्यक्ति के पास ऋण के बदले गिरवी रखी गई। दोस्तों यह कथन एकदम सत्य है। तो कुर्की यह पंजाब के लिए काफी समस्या बनी हुई है। तो दोस्तों कुर्की क्या होता है, कुर्की के बारे में आप लोग ने सुना ही होगा। तो यह जो कुर्की किसी भी व्यक्ति या संस्था से लोन के बदले व्यक्ति को अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ती है और इसे गारंटी के तौर पर रखा जाता है। और इसलिए अगर कोई व्यक्ति लोन की रकम चुकाने में फेल हो जाता है
तब ऐसे में उसकी जमीन ले ली जाती है। और बैंक के अलावा वैध अवैध रूप से इसमें साहूकार, कमीशन एजेंट, प्राइवेट कंपनियां भी लोन देती हैं। और दोस्तों, यह पंजाब के लोगों की बहुत बड़ी समस्या है। तो कुर्की की जो प्रक्रिया है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 60 के तहत पूरी की जाती है। और किसान द्वारा बैंक या साहूकार को जो जमीन गिरवी रखी जाती है वह उनके नाम रजिस्टर्ड हो जाती है, और कुछ मामलों में जमीन की नीलामी भी हो जाती है। तो दोस्तों, यह जो है कुर्की धारा 60 के तहत की जा सकती है, और इस पर कई पार्टियां बैन करने की भी बात की थी। इसी तरह से 2017 में कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में कहा था कि वह उसे खत्म कर देंगे। और दोस्तों, 2017 में चुनाव जीतने के बाद उस समय चूंकि अमरिंदर सिंह हुआ करते थे, तो उन्होंने पंजाब सहकारी समिति अधिनियम की धारा 67 ए को समाप्त कर दिया। यही वही धारा थी जिसके जरिए सहकारी समितियां किसानों की जमीनों की नीलामी करती हैं, और इस तरह से लोन वसूली के लिए इस प्रक्रिया का सहारा लिया जाता था। तो भारतीय किसान यूनियन जो है, उसके मुताबिक जमीन की कुर्की को रोकने के लिए अधिनियम की धारा 63 बी और सी को नहीं हटाया गया। इसी कारण किसान विरोध कर रहे हैं। तो यह जानलेवा है कुर्की कानून, फिर भी इस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जा रहा है, यह समझ से परे है। तो पंजाब सरकार कई हलफनामे दे चुकी है। कुर्की पर प्रतिबंध लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि किसानों को कर्ज माफी और मुआवजे जैसे कदमों के जरिए राहत दी जा रही है। तो दोस्तों, इस तरह से 110 साल पुराने इस कानून के संशोधन के लिए मांग हो रही है। और देखते हैं कि आप यह कैसे चंगुल में फंस जाते हैं। किसान जो है, चूंकि किसान इमोशनल होता है, और इस तरह से इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई आज की खबर में यही है कि सहकारी समितियों और पंजाब कृषि विकास बैंकों में किसानों के नाम 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है, और 60% से ज्यादा किसानों ने पिछले 3 सालों में एक भी पैसा नहीं दिया। ऐसे में कुर्की प्रक्रिया को खत्म करने से सरकारें भी कतरा रही हैं। तो यह मुद्दा है दोस्तों। इससे संबंधित देखिए इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है, इसे भी जरूर देखेंगे। अब बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 2019 के संघ लोक सेवा आयोग में आया हुआ है। तो भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एरी पट्टी दिया है, तो यह भूमि जिसमें मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। दोस्तों, यह कथन एकदम सत्य है। तनियूर एक अकेले ब्राह्मण अथवा ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम है। दोस्तों, यहाँ पर यह कथन असत्य हो जाता है। इसी तरह से घटिका मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक घटिका धर्म सहित शिक्षा का केंद्र था और आकार में छोटा था, जबकि एक अग्रहारा एक बड़ा संस्थान था। तो घटिकाएं अधिकतर मंदिरों से जुड़े संस्थान थे। तो ऐसे में यह तीसरा कथन तो सत्य हो जाता है। दोस्तों, जो तनियूर है एक बड़ा गांव था जिसमें चोलों के अधीन विशिष्ट राजस्व इकाइयां थी। ध्यान रखेंगे, चोलों के अधीन। यहाँ पर कह रहा है कि ब्राह्मण को दिए गए ग्राम थे, तो यही इसलिए यह गलत हो जाता है। तो यह दूसरा कथन गलत है, अतः 1 और 3 सही है। उत्तर इसका डी होगा, क्योंकि याद रखेंगे कि यह जो एकल ब्राह्मण या ब्राह्मण समूह को दान दिए ग्रामों को ब्रह्मदेय के रूप में जाना जाता था, ना कि तनियूर के रूप में जाना जाता था। तो इसीलिए यह गलत हो जाता है। तो 1 और 3 सही है। और एरी पट्टी जो है टैंक भूमि थी, अर्थात व्यक्तियों द्वारा दान की गई भूमि जिसमें से राजस्व को गांव के जलाशयों के रूप में अलग रखा जाता था। इसलिए कथन 1 भी सही है। यहां पर कह रहा है ना जलाशय के, तो इससे 1 और 3 सत्य है। अब बढ़ते हैं आज के फैक्ट ऑफ द डे। दोस्तों, दुर्गा पूजा, इसका त्योहार आने वाला है, और यह पश्चिम बंगाल के साथ साथ भारत के कोने कोने में और विदेशों में भी यह अब मनाया जाने लगा है। और खासकर दोस्तों, यह और प्रसिद्धि पा रहा है जब से इसको यूनेस्को की अमूर्त श्रेणी में डाल दिया। अमूर्त धरोहर में इसको UNESCO, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, अब 14 ऐसी अमूर्त धरोहरें हो गई हैं जिन्हें यूनेस्को की लिस्ट में डाल दिया गया है। दोस्तों, इसके बाद इसको वैश्विक प्रदेश पे यानी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इस बार दुर्गा पूजा देखने के लिए लोग उमड़ पड़ेंगे। क्योंकि पिछले 2 साल आप देख सकते हैं पैंडेमिक की वजह से नहीं हो पाया था, और इस बार कोलकाता में बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा होने की संभावना है। तो दोस्तों, यह सितंबर को कोलकाता में लोग जाते हैं। दुर्गा पूजा
5 दिवसीय त्योहार है और इसमें 9 दिवसीय नवरात्र उत्सव की 5वीं रात से ही यह शुरू होता है और 10वें दिन दशमी को यह समाप्त होता है और लोग सामूहिक रूप से आह्वान करते हैं भगवान का और शक्ति भी, इन्हें शक्ति रूपा कहा जाता है और यह देश के सबसे बड़े सांस्कृतिक कार्निवाल और स्ट्रीट फेस्टिवल में से एक है। तो लोकगीत, पाक कला, शिल्प और प्रदर्शन कला परंपराएं उत्सव का एक हिस्सा हैं और इस त्योहार को सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, चूंकि सबसे अधिक बंगाली समुदाय के लोगों का यह प्रमुख त्योहार है। इसके साथ साथ अब भारत के कोने कोने और साथ में विदेशों में रह रहे लोग भी यह दुर्गा पूजा उत्सव मना रहे हैं। दोस्तों, इसके बड़े बड़े पांडाल बनाए जाते हैं, बहुत इसकी अच्छी डिज़ाइनें की जाती हैं, मंडपों में पूजा की जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से बहुत सारे पांडाल आपको देखने को मिलते हैं। तो यह जो है महत्वपूर्ण था। इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आज का भी अंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।